एक जंग जिसे एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, अब एक बुरे सपने में बदलती दिख रही है। तो आज हम ईरान के साथ इस बढ़ते टकराव को समझने की कोशिश करेंगे और उन 5 बड़े सवालों पर नजर डालेंगे जो सबके जहन में हैं। देखिए, इस जंग को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मिडल ईस्ट मतलब पूरा का पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा है। और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो मैक्सिमम प्रेशर वाली स्ट्रेटजी थी, वो एक बहुत बड़ी गलती साबित हो रही है। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मिडिल ईस्ट में रह रहे अपने ही नागरिकों के लिए एक ऐसी ट्रैवल वार्निंग जारी की है जो पहले कभी नहीं देखी गई। साफ साफ कह दिया है कि भाई आप अपने रिस्क पर हैं, क्योंकि उन्हें वहां से निकालने की कोई गारंटी नहीं है। इस लड़ाई की जो मानवीय कीमत है वो अभी से ही बहुत भयानक होती जा रही है। तेहरान पर हुए हवाई हमलों में 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। और अब तो क्रिटिक्स इन हमलों की तुलना सीरिया और यमन में हुई अंधाधुंध बमबारी से करने लगे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये लड़ाई एक तरफा चल रही है। ईरान भी पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। वो इस पूरे रीजन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दाग रहा है, खाड़ी में अमेरिकी जंगी जहाज़ों पर हमले कर रहा है, और सच तो ये है कि वो अमेरिकी सेना को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा भी चुका है। तो ये सब हमें हमारे पहले बड़े सवाल पर ले आता है कि आखिर इस जंग का मकसद क्या है। और इसका जवाब, मजे की बात यह है कि इस पर निर्भर करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं। जंग के लिए जो ऑफिशियल वजह बताई जा रही है, वो तो समझिए एक मूविंग गोल पोस्ट बन गई है। पहले दिन कहा गया कि परमाणु कार्यक्रम तबाह करना है, दूसरे दिन बात सत्ता परिवर्तन पर आ गई, तीसरे दिन मिसाइल क्षमता को कम करना लक्ष्य बन गया। ये जो बार बार कहानी बदल रही है, इससे तो यही लगता है कि कोई क्लियर स्ट्रैटेजी है ही नहीं। और फिर आता है आखिरी तर्क, जो शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर इसलिए हमला किया ताकि इजराइल को ईरान पर हमला करने से रोक सके। मतलब लॉजिक ये दिया जा रहा है कि अगर इजराइल हमला करता तो ईरान अमेरिका पर हमला कर देता, इसलिए अमेरिका ने पहले ही हमला करके उस सिचुएशन को रोक दिया। काफी घुमावदार है ना? और इस कंफ्यूजन की वजह से अब अमेरिका के अंदर ही एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस के मेंबर्स प्रशासन पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं और पब्लिक ओपिनियन भी तेजी से जंग के खिलाफ होता जा रहा है। आलम यह है कि राष्ट्रपति के कुछ सबसे बड़े समर्थक भी अब सवाल उठाने लगे हैं कि अमेरिका ने खुद को इस मुसीबत में डाला ही क्यों। और यहीं से हमारा दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि अमेरिकी सेना अपनी इतनी ताकत के बावजूद क्या सच में इस लड़ाई के लिए तैयार थी? देखिए, राष्ट्रपति तो अमेरिकी मिलिट्री की जबरदस्त ताकत की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रही है। ये स्लाइड एक बुनियादी स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम को दिखाती है। ये एक वॉर ऑफ एट्रिशन है, मतलब एक ऐसी जंग जिसमें सामने वाले को थकाकर हराया जाता है। और इसमें अमेरिका एक हारी हुई बाजी लड़ता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान की मिसाइलें सस्ती हैं और बेशुमार हैं, जबकि अमेरिकी इंटरसेप्टर बेहद महंगे और गिनती के हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बॉक्सर के पास अनगिनत मुक्के हों और दूसरे के पास खुद को बचाने के लिए बस कुछ ही ब्लॉक्स हों। और जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो काफी डराने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रीजन में अमेरिका के जो बड़े सहयोगी देश हैं, उनके पास अपनी रक्षा के लिए जो मिसाइलें हैं वो बस कुछ ही दिनों में खत्म हो सकती हैं, और उसके बाद वो ईरानी हमलों के सामने बिल्कुल बेबस हो जाएंगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है। पर्दे के पीछे कुछ और भी खिलाड़ी हैं जिनके अपने अपने मकसद और अपने अपने एजेंडे हैं। ईरान इस पूरी लड़ाई को एक वॉर ऑफ चॉइस की तरह पेश करने में बहुत कामयाब रहा है। मतलब वो ये नैरेटिव बना रहा है कि ये एक ऐसी जंग है जो अमेरिका अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि इजराइल के लिए लड़ रहा है। और एक बहुत पावरफुल कहानी है जिस पूरे इलाके में गूंज रही है। और फिर एक और रहस्यमयी कड़ी जुड़ती है, सऊदी अरब की एक बड़ी तेल फैसिलिटी पर हुआ हमला। शुरुआत में तो सारी उंगलियां सीधी ईरान की तरफ उठ रही थीं, लेकिन अब कुछ इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स का मानना है कि इसके पीछे ईरान नहीं था। और यहीं से एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है, क्या यह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है? मतलब क्या इजराइल ने खुद यह हमला करवाया ताकि सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ जंग में घसीटा जा सके? तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। इसके झटके पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। सारा खेल आकर टिक जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर। यह दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल चोक पॉइंट है। मतलब एक ऐसा तंग समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का लगभग 1/3 तेल गुजरता है। आप कह सकते हैं कि एक ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की सबसे अहम नस है। और अब ईरान ने इस नस को ही दबा दिया है।
उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया है, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक गई है और एनर्जी मार्केट्स में हड़कंप मच गया है। इसका आर्थिक असर फौरन और बहुत जबरदस्त हुआ है। तेल की कीमतें तो आसमान छूने लगी हैं और एनालिस्ट्स का मानना है कि ये डबल भी हो सकती हैं। यूरोप में नेचुरल गैस के दाम पहले ही 50% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिससे एक बड़े एनर्जी संकट का खतरा मंडराने लगा है। और भारत जैसे देशों के लिए, जो अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, ये संकट एक दोहरी मार जैसा है। उनका आधे से ज़्यादा तेल और गैस अब खतरे में है और उनके पास सिर्फ कुछ हफ्तों का ही बफर स्टॉक बचा है। ये सचमुच एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब जैसा है। तो ये सब हमें आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है, ये सब ख़त्म कैसे होगा? क्या इस बढ़ते हुए संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? ऐसा लगता है कि अमेरिका आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में फंस गया है। एक ऑप्शन है एक लंबा, खूनी और महंगा हवाई हमला, जिसमें हजारों जानें जा सकती हैं और इलाका और भी ज्यादा अस्थिर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है बातचीत का, लेकिन ईरान का कमांड स्ट्रक्चर अब इतना बिखर चुका है कि यह समझना भी मुश्किल है कि बात की तो किससे जाए। तो बात साफ है, एक जंग जो बहुत ही उलझी हुई वजहों से शुरू हुई थी, अब एक ऐसी दलदल बन गई है जिसमें ना सिर्फ अमेरिका फंसता जा रहा है, बल्कि वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी अपने साथ नीचे खींचने का खतरा पैदा कर रही है। अब सवाल बस यही है कि जंग का ये दरवाज़ा जो अमेरिका ने खोला है, क्या उसे बंद किया जा सकता है, इससे पहले कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़े?